हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो एक बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मीनिंगफुल पोएम है। ये पोएम जो है क्लास 9th इंग्लिश कम्युनिकेटिव का जो कोर्स है, जो खासकर सीबीएसई स्कूल्स में एनसीईआरटी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक है इंग्लिश कम्युनिकेटिव का क्लास 9th के लिए, उसका ये फर्स्ट पोएम है द ब्रुक, रिटन बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो ये पोएम बेसिकली क्या है, इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्या है, साथ साथ इसके वर्ड मीनिंग क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम का थीम क्या है, मैसेज क्या है, साथ साथ जो उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, पोइटिक डिवाइसेस जैसा कि मैंने बोला, ये सब मैं आपको लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा लास्ट में पोइट के बारे में। और इसका जो समरी है, इसका समरी भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। कई सारी अलग अलग बुक्स में भी ये पोएम पढ़ाई जाती है। क्लास 9 के अलावा जो इंग्लिश का मेन टेक्स्ट बुक है उसके अलावा भी कई अलग अलग क्लासेस में ये अलग अलग बुक्स में भी ये पोएम पढ़ाई जाती है। बहुत ही अच्छा पोएम है। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 19th सेंचुरी की शुरुआत में 1809 में उनका जन्म हुआ था एंड ही सर्वाइव टिल 1892। ब्रिटिश एक पोइट थे और विक्टोरियन एरा के बहुत ही प्रोमिनेंट पोइट रहे हैं। तो ये पोएम पहले हम पढ़ते हैं, पोएम है क्या। देखिए, पोएम का जो टाइटल है वो है द ब्रुक। ब्रुक बेसिकली एक छोटी सी नदी को बोलते हैं, किसी एक छोटी नदी की धारा को क्या बोलते हैं, ब्रुक। तो ये ब्रुक की बेसिकली एक जर्नी को डिस्क्राइब करता है, उसकी यात्रा को डिस्क्राइब करता है कि ब्रुक एक नदी है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है और रास्ते में किन किन मोड़ से, किन किन पड़ावों से होकर वो नदी गुजरती है और अल्टीमेटली जो उसका डेस्टिनेशन है। देखिए, हर नदी जहाँ कहीं से भी अगर ओरिजिनेट होती है दुनिया में तो उसका डेस्टिनेशन है, और डेस्टिनेशन जाकर वो कहाँ मिलती है, जाकर समुद्र में मिलती है। तो वो इस पोएम की, इस बुक की जर्नी को पोएट डिस्क्राइब करता है। और पूरी पोएम ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में लिखी गई है। जो मैं सब इसको पढ़ना शुरू करूंगा और एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा, साथ साथ मैं बताऊंगा कि कैसे ये पूरी पोएम जो है पर्सोनिफाइड है। पर्सोनिफाइड का मतलब ये है कि ब्रुक, देखिए, एक नॉन लिविंग चीज़ है। नदी को हम लिविंग तो वैसे तो नहीं मानते हैं अगर बात करें तो, लेकिन इसमें ब्रुक जो है अपनी जर्नी को खुद ही डिस्क्राइब कर रही है कि मैं कैसे ओरिजिनेट होती है और मैं किन किन रास्तों से कहाँ होकर गुजरती हूँ, साथ साथ मेरे साथ रास्ते में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ क्या क्या इवेंट्स होते हैं मेरे साथ, और कैसे फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती हूँ। तो उस बारे में ये पोएम जो है खुद ही डिस्क्राइब करती है। तो चलिए पहले पोएम पढ़ते हैं और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने की मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा। बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, राइमिंग स्कीम है, पोइटिक डिवाइसेस है, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट की हुई है, वर्ड मीनिंग को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है, और पोएम के एंड में जो वर्ड मीनिंग है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं पहले। तो पहली लाइन है कि आई कम फ्रॉम द हाउंट ऑफ कूट एंड हर्न and I make a sudden sally and sparkle out among the fern to bicker down a valley. I means, ये कौन बोल रहा है, ब्रुक बोल रही है। ये लिखी तो पोएम एल टेनिसन ने है, लेकिन ये जो है ब्रुक है जो खुद बोल रही है, और आई को कैपिटलाइज किया गया, यानी कि जो पोइटिक डिवाइस, पहली लाइन में जो पोइटिक डिवाइस है वो पर्सोनिफिकेशन है। तो ब्रुक क्या बोल रही है कि मैं कहाँ से ओरिजिनेट होती हूँ, मैं वहाँ से ओरिजिनेट होती हूँ। आई कम फ्रॉम द हाउंट ऑफ कूट एंड हर्न। देखिए, कूट एंड हर्न दो तरह, ये दो जो है वाटर बर्ड्स होती हैं, पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं। तो कहती है मैं उस जगह से ओरिजिनेट होती हूँ जो जगह ये कूट और हर्न नाम की इनके जैसी दो वाटर बर्ड्स हैं वो वहाँ पर फ्रीक्वेंटली पाई जाती हैं। और जब वहाँ से मैं ओरिजिनेट होती हूँ उसके बाद क्या होता है, आई मेक अ सडन सैली, मैं वहाँ से बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी के साथ आगे की तरफ बढ़ती हूँ। एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न टू बिकर डाउन अ वैली, और वहाँ से मैं, वैली होती ढलान की तरफ, मैं ढलान की तरफ बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती हूँ। और किस रास्ते से होकर गुजरती हूँ, मेरे रास्ते में बहुत सारे फर्न आप समझते हैं प्लांट स्पीशीज़ के एक कुछ खास तरीके के प्लांट होते हैं, तो उन प्लांट्स के बीच में से होकर गुजरते हुए ये किस तरफ की ओर मूव करती है, वैली की तरफ मूव करती है, घाटी की तरफ मूव करती है। एंड बिकर डाउन, बिकर का मतलब होता है शोर शराबा। ये देखिए, बिकर को मैंने हाईलाइट किया है, बिकर का मतलब है टू मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। और यहाँ पर एक पोइटिक डिवाइस और है। ये पोइटिक डिवाइस बेसिकली वर्ड एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है, और इस पोइटिक डिवाइस का नाम ओनोमेटोपोइया है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, मैं इसको आगे चल के एक्सप्लेन भी करूँगा आपको। फिर क्या बोलती है नेक्स्ट पैराग्राफ में, बाय 30 hills I hurry down or slip between the ridges, by 20 thors a little down
एंड हाफ 100 ब्रिजेस। तो कहती है कि मैं कम से कम, मेरे रास्ते में कम से कम 30 हिल्स को मैं क्रॉस करती हूँ और मैं बहुत तेज़ी से बहुत आगे की तरफ जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। एंड स्लिप डाउन बिटवीन द रिजेस, जो घाटियाँ हैं, जो दरारें हैं, उनसे मैं स्लिप करती हुई काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती हूँ। बाय 20 थोर्स अ लिटिल टाउन, थोर्स यहाँ पर सिंबल है विलेज का। ये कहते हैं कि मैं कम से कम 20 विलेजेस को क्रॉस करती हूँ। एक छोटा टाउन रास्ते में पड़ता है, उसको मैं क्रॉस करती हूँ। एंड हाफ 100 ब्रिजेस, और कम से कम लगभग 50 के करीब मैं ब्रिजेस को भी क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ती हूँ। जो लास्ट लाइन है सेकेंड पैराग्राफ में, जो ये लास्ट लाइन है, एंड हाफ 100 ब्रिजेस, देखिए यहाँ पर एच साउंड रिपीट हो रहा है। मैंने इसको ऑलरेडी रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है। ये एक पोइटिक डिवाइस है, इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज अ पोइटिक डिवाइस इन विच सर्टन कॉन्सोनेंट साउंड्स आर रिपीटेड, और खास बात यह है कि वो कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड की शुरुआत में होते हैं। तो यहाँ पर देखा है एच साउंड, हाफ 100 ब्रिजेस, एच साउंड रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है। आगे बढ़ते हैं। टिल लास्ट बाय फिलिप फॉर्म आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। यहाँ पर देखिए लास्ट में वो उसका जो अगला, अभी ये डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंची, इसकी यात्रा अभी शुरू हुई है, बिल्कुल ओरिजिन हुआ है और यात्रा उसकी शुरू हुई है। टिल लास्ट बाय फिलिप फॉर्म आई फ्लो, मैं वहाँ से बहती हुई कहाँ तक जाती हूँ? फिलिप, क्योंकि फिलिप को में पी को कैपिटलाइज किया गया, तो ऐसा मान सकते हैं फिलिप किसी व्यक्ति का नाम होगा, उसका जो फॉर्म है वहाँ से मैं वहाँ तक फ्लो करती हूँ। किस लिए? टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, मैं किस लिए उसको आगे बढ़ती हूँ? तो एक ब्रिमिंग रिवर का मतलब वो नदी ऑलरेडी अपने लेवल से ऊपर बह रही है, या कहीं लेवल तक पर बह रही है, ऑलरेडी वो फुल है, और उस नदी को ज्वाइन करने के लिए नदी की छोटी सी धारा जिसको ब्रुक कहा गया है, ये ब्रुक अपने डेस्टिनेशन की तरफ, आगे की तरफ तेजी से बढ़ती है। अब आगे लाइन में पोइट क्या बोल रहा है? फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। कह रहा है कि देखिए इंसान जो है ये आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मेरा जो नेचर है इट इज़ एन इटर्नल नेचर, मैं हमेशा आगे की तरफ अपने जो मेरा जर्नी है उसको मैं कंटिन्यू हमेशा करती रहती हूँ। तो अब ये लाइन पोएम में हम कई बार पढ़ेंगे, कई बार रिपीट हुई है लाइन। ये जो रेड वाली लाइन है इसको भी मैंने हाईलाइट किया है, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, यहाँ पर एम साउंड रिपीट हो रहा है, रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर भी पोइटिक डिवाइस एलिट्रेशन है। ये जो लाइन है, टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, ये लाइन कई बार रिपीट हुई है। एक पोइटिक डिवाइस भी होता है, क्या होता है मैं आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर पोइट एक मैसेज देना चाह रहा है कि जो नदी है, जो नेचर है, नेचर हमेशा इटर्नल होती है और बहुत ही पावरफुल होती है। ह्यूमन जो है कि लाइफ जो है ट्रांजिएंट होती है, बिल्कुल ट्रांजिटरी लाइफ होती है, परमानेंट कुछ ह्यूमन लाइफ में कुछ भी नहीं होता। बट लेकिन जो नेचर की फोर्सेज हैं, द फोर्सेज ऑफ नेचर आर परमानेंट एंड दे आर वेरी वेरी पावरफुल। दिस इज द होल मैसेज गिवन इन दिस पोएम बाय द पोएट। अब आगे क्या बोलता है? आई चैटर ओवर स्टोनी वेज इन अ लिटिल शार्प एंड ट्रिवल्स। अब कह रहे जब उसकी यात्रा आगे बढ़ती है तो कहती है वह स्टोनी पत्थर, जो पथरीले रास्तों के ऊपर से होकर गुजरती हूँ, तो आई प्रोड्यूस साउंड। वो साउंड कौन सा होता है? चैटरिंग साउंड। ये देखिए चैटर को भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। चैटर वर्ड बेसिकली साउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो पोइटिक डिवाइस को भी बोलते हैं ओनोमेटोपोइया, ONOMOT मैटो MATOPOEI, ओनोमेटोपोइया, शब्द अलंकार हिंदी में बोलते हैं। तो ये साउंड किस तरीके का होता है? लिटिल शार्प्स अप्स एंड ट्रिबल्स। ट्रिबल एक बहुत ही हाई पिच साउंड होता है, आपने सुना होगा म्यूजिक में एक ट्रिबल होता है, एक ट्रिबल का ऑप्शन होता है, तो हाई पिच साउंड होता है, तो वो साउंड मैं प्रोड्यूस करती हूँ। आगे क्या बोलती है? आई बबल इनटू एडिंग बेज। एडिंग बे कुछ नहीं होता है, जैसे अब जब नदी आगे चल के घुमावदार कोई, ये तो बेसिकली पानी की धारा जब घुमावदार रास्ते को वो ये लेती है, तो रास्ते में एक सर्कुलर, जहाँ पर ये नदी घूमती है, धारा घूमती है पत्थरों के बीच में, तो वहाँ पर एक सर्कुलर पानी का मूवमेंट होने लगता है, तो वहाँ पर एक खास तरीके का साउंड होता है। एंड आई बेबल ऑन द पेबल्स। पेबल्स होते हैं पत्थर के टुकड़े, तो जब पत्थरों के टुकड़ों पर चलती है तो ऐसा लगता है कि इट इज़ प्रोड्यूसिंग ए बैबलिंग साउंड। बैबलिंग साउंड कुछ नहीं होता है, जब कोई जो व्यक्ति बहुत हंसी में या बहुत खुशी में जोर जोर से जल्दी जल्दी बोलता है तो उसको बैबलिंग साउंड बोलते हैं। तो ये दो तरीके का साउंड प्रोड्यूस करती है। पहला क्या है? आई बबल इनटू एडिंग बेस। जब वो सर्कुलर मूवमेंट में बहती है तो एक तरीके का साउंड प्रोड्यूस करती है, जब वो पेबल्स यानी कि पत्थर पर होकर निकलती है तो एक दूसरे तरीके का साउंड प्रोड्यूस करती है। With many a curve on my bank I fret, by many a field and fallow, and many a fairy foreland set, with willow, weed and mallow. शब्द थोड़े से डिफिकल्ट है यहाँ पर, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू यू। कह रहा है कि जब मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ तो मेरे रास्ते में बहुत सारे कर्व आते हैं, मेरे किनारों पर, ये घुमावदार रास्तों पर होकर जब मैं गुजरती हूँ तो बहुत सारे कर्व आते हैं, उसकी वजह से मेरी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। फ्रेट का मतलब ये आता है टू बिकम एनॉयड, गुस्सा होना।
तो स्वाभाविक सी बात है, जो नदी इतनी स्पीड से वहाँ से निकली हुई है, इट इज़ फुल ऑफ एंथुजियाज्म एंड एनर्जी, और बहुत ही फ्रेश कहते हैं कि उसने अपनी यात्रा शुरू की है। तो इस तरह के में जब रास्ते में बहुत सारे उसको मोड़ आते हैं तो उसको थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। ये केवल एक सिंबलिज्म यूज़ किया गया है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। और इसके आगे क्या बोलती है, बाई मैन ये फील्ड एंड फैलो, मैं बहुत ऐसे रास्तों पर होकर गुजरती हूँ जिसमें कई जगह पर फील्ड खुले हुए मैदान भी आते हैं। फैलो बेसिकली एक तरीके का लैंड होता है, ज़मीन होती है जो अनकल्टिवेटेड होती है, ऐसी ज़मीन जिस पर फ़िलहाल कोई एग्रीकल्चरल लैंड तो है वैसे, लेकिन फ़िलहाल उस पर अभी कोई उसमें फसल वगैरह नहीं उगाई गई है, इनफर्टाइल है प्रेजेंट टाइम में, तो उसको फैलो बोलते हैं। तो वो ये नदी किसको क्रॉस करती है, किसी फील्ड को क्रॉस करती है, फैलो को क्रॉस करती है। विद मैन ये फेरी फोरलैंड सेट, फोरलैंड कुछ नहीं होता, फोरलैंड ज़मीन का वो एरिया होता है जो जाके आगे जाके पानी में टच करता है या पानी से मिलता है जाके। तो वो फील्ड को क्रॉस करती है, फैलो को क्रॉस करती है और फोरलैंड को भी क्रॉस करती है। विद विलो वीड एंड मैलो, विलो वीड बेसिकली ये दो प्लांट्स के नाम है, विलो वीड और मैलो ये प्लांट्स के नाम है, इसमें खास तरीके के फ्लावर्स आते हैं, चमकीले फ्लावर्स आते हैं। तो कहता है उनको भी मैं क्रॉस करती हुई निकलती हूँ। ये जो लाइन है इसको मैंने ब्रैकेट में एलिट्रेशन लिखा है क्योंकि यहाँ पर भी एक साउंड रिपीट हो रहा है, विलो वीड एंड मैलो, विलो वीड वो साउंड रिपीट हो रहा है, और देखें तो डब्लू जो है कॉन्सोनेंट लेटर है वो रिपीट हो रहा है। तो इस पोएटिक डिवाइस को हम फिर क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। आई चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। आई चैटर, जैसा कि मैंने बोला चैटर एक साउंड वर्ड है जो एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी कभी पोइट्री में हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हम देखते हैं उनका यूज़ पोइट के द्वारा किया जाता है जो किसी ना किसी साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मरमरिंग साउंड है, बैबल है, चैटरिंग है। तो ये सब बेसिकली क्या साउंड है, म्यूजिकल साउंड्स हैं। तो इस पोएटिक डिवाइस को क्या बोलते हैं, ओनोमेटोपोइया, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है ONOMATOPOEI। ओनोमेटोपोइया इज अ पोएटिक डिवाइस इन विच साउंड वर्ड्स आर यूज्ड टू क्रिएट ए म्यूजिकल इफेक्ट इन द पोएम। अब आगे क्या बोलते हैं, टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, for man may come and man may go but I go on forever. Here the poet is trying to emphasize on the fact that the forces of nature are very powerful and the journey of brook is eternal. Only it is the human being only whose life is transient, temporary life है, there is nothing permanent in human being's life. तो ये नदी क्या करती है, कहाँ जा रही है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, इट हैज़ टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर। ब्रिमिंग रिवर जैसे उफनाती हुई नदी, ऑलरेडी ओवरफुल जो कह सकते हैं नदी बह रही है, उसको ज्वाइन करने के लिए आगे की तरफ अपनी बढ़ती रहती है। पोइट फिर उसी पॉइंट पे एम्फोसाइज कर रहा है कि फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, आदमी इंसान आते रहते हैं जाते रहते हैं, दे कम and they live their life and they just leave this world, but I am eternal and I will go on forever. ये जो पोएटिक डिवाइस है, इस तरीके का जो रिपीटेशन होता है, इसमें कोई पर्टिकुलर लाइन पोएम की लास्ट में, किसी पैराग्राफ के एंड में एक पर्टिकुलर लाइन बार बार रिपीट होती है, उस पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं रिफ्रेन। यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। इस लाइन को कई बार रिपीटेशन हुआ है। बेसिकली ये पोएम का पूरे सेंट्रल आइडिया, जो पोएम का पूरा थीम है, उस थीम को हाईलाइट करने के लिए इस लाइन को बार बार यूज किया गया है, और दिस काइंड ऑफ पोएटिक डिवाइस इज नोन एज रिफ्रेन। आगे क्या बोलती है, आई विंड अबाउट एंड इन एंड आउट and here a blossom sailing and here and there a lusty trout and here and there a grayling। lusty trout एक तरीके की फिश होती है, lusty मतलब लालची, लालची का मतलब जो मछली खा खा के मोटी हो गई हो, यानी कि बहुत मोटी साइज की भारी भरकम सी मछली है। ग्रेलिंग भी एक फिश का एक फिश होती है खास तरीके की, शायद कलर का मुझे पता नहीं कौन सा कलर होता है। तो कहती है कि मैं जब बहुत तेजी के साथ घुमावदार रास्तों से जब आगे बढ़ती हूँ, विद हियर ब्लॉसम सेलिंग, मेरे साथ साथ बहुत सारे, ऐसा लगता है कि बहुत सारे कई तरीके के ऐसे फ्लावर्स हैं जो मेरे साथ, मेरी धारा के साथ आगे बढ़ते हुए मेरे साथ चले जाते हैं। और मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, एंड हियर एंड देयर यू विल फाइंड अ लस्टी ट्राउट, मेरे पानी के अंदर बहुत सारी मछलियाँ जिसमें ट्राउट फिश होती है, और कभी कभी आपको ग्रेलिंग भी मिल जाती है। जैसा कि मैंने बोला ये दोनों फिश के नाम हैं, तो ये भी मेरे पानी में बड़े आराम से, बड़ी बहुत कॉमन फिश हैं, बड़े आराम से मिल जाती हैं। और आगे क्या बोलती है, and here and there a foamy flake upon me as I travel, with many a silvery water break above the golden gravel, and draw them all along and flow to join the brimming river, for man may come and man may go but I go on forever। अब जब कहते हैं here and there, अब उस नदी में कहीं कहीं पर पोइट
नदी खुद बोल रही है कि आपको जैसे पानी का मूवमेंट होता है तो कहीं पर ऐसा लगता है कि फोम इकट्ठा हो गया, ऐसा क्या लगता है, फोम इकट्ठा हो गया, फोमी फ्लेक इकट्ठे हो गए। तो कह रहे वो जब मैं मेरे सरफेस पर फोमी फ्लेक इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं उनको भी अपने साथ बहा कर ले जाती हूँ। और जब मैं ट्रैवल करती हूँ विद मैनी सिल्वरी वाटर ब्रेक अबव द गोल्डन ग्रेवल। ग्रेवल कुछ नहीं होते हैं, पत्थर होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं। गोल्डन शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है, उन पत्थरों पर जब सूर्य की रोशनी पानी से होते हुए पड़ती है दे अपीयर गोल्डन इन कलर। तो कह रहा है कि मेरी जो पानी की तलहटी में जो नीचे में रेत के ऊपर जो पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थर हैं वहाँ पर ऑलरेडी, जब उन पर सूर्य की रोशनी जो पानी से फिल्टर होकर पानी को पार करती हुई नीचे की तरफ गिर रही है तो वो कैसे चमकते हैं, दे अपीयर गोल्डन इन कलर। आई ड्रॉ देम ऑल अलोंग, मैं इन सब को अपने साथ बहा कर ले जाती हूँ। कब, टू ज्वाइन, कहाँ, टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, बिकॉज माई डेस्टिनेशन इज टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर। फिर पोइट वही लाइन को रिपीट करता है, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। यहाँ पर मैन को प्लूरल लिखा गया है, तो कहता है कि आदमी, इंसान आते हैं, इंसान चले जाते हैं, बट मेरा जो नेचर है इट इज़ इटर्नल, इट इज़ नेवर गोइंग टू एंड। सो this line has been used and repeated many a times in this poem just to emphasize on the idea that brook is a symbol of a force of nature which is eternal and it is not going to end. ये everlasting forces हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होती। केवल ह्यूमन लाइफ या जो एनिमल लाइफ है वो ट्रांजिएंट होती है, टेम्पररी होती है, उसमें कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। अब पोएम आगे की तरफ बढ़ती, जर्नी इसकी आगे की तरफ बढ़ती है। अब क्या बोलती है, आई स्टील बाय लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स। मैं क्या करती हूँ, अब जो स्टील का मतलब होता है चुपचाप से निकल जाती हूँ, आगे की तरफ उसकी यात्रा शुरू होती है। कहाँ पर शुरू होती है, बाय लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स। मैं अब एक प्लेन रास्ते पर होकर बह रही हूँ, जो लॉन है, हरे भरे घास के मैदान हैं। आई स्लाइड बाय हेजल कवर्स एंड मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट एंड थ्रो फॉर दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स। देखिए, फॉरगेट मी नॉट एक तरीके का फ्लावर है, हेजल भी एक तरीके का फ्लावर है जिसमें शायद वायलेट कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो कह रहे जब मैं इन रास्तों से होकर गुजरती हूँ तो मेरा जो फोर्स है, जो यानी कि मोमेंटम है या चलने की गति है, वो ऑब्वियसली थोड़ी सी कम हो जाती है। देखिए, तो ऑब्वियस सी बात है, जब नदी पहाड़ की तरफ से शुरू होती है चलनी तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत कई तरीके का साउंड प्रोड्यूस करती है। आप भी अगर किसी पहाड़ पर गए होंगे और आपने किसी नदी का ओरिजिन देखा होगा, किस तरह से, जैसे गोमुख है या गंगोत्री है, वहाँ पर गंगा का किस तरह से ओरिजिन होता है और किस तरह से बहुत ही भयंकर वेग के साथ गंगा जी वहाँ से या कोई और नदी है जो वहाँ से बहती है, किस तरीके का साउंड प्रोड्यूस करती है, उसके आसपास जो भी चीज़ें वो लगभग सभी को बहाकर अपने साथ ले जाती है। पत्थर के टुकड़े भी होते हैं, उसमें रेत भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कहती है जब मैं प्लेन सरफेस पर होकर बहती हूँ तो मेरे साथ साथ हेजल एक तरीके का फ्लावर होता है, फॉरगेट मी नॉट फ्लावर इस तरीके के फ्लावर होते हैं, मैं सब को अपने साथ बहा कर ले जाती हूँ। आई स्लिप एंड आई स्लाइड, आई ग्लूम एंड डांस। देखिए, ये एक तरीके का रिपीटेशन है, आई को बार बार रिपीट किया गया, एक ही पर्टिकुलर वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है। तो जो रेड में मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, आई स्लिप, आई स्लाइड एंड ग्लूम एंड डांस। ये एक और तरीके का पोइटिक डिवाइस है, इसको बोलते हैं एजोनेंस। एजोनेंस पोइटिक डिवाइस क्या होती है, एजोनेंस पोइटिक डिवाइस में एक वॉवल साउंड का रिपीटेशन होता है। वो वॉवल साउंड वर्ड में बीच में कहीं पर भी आ सकता है। अब जैसे देखिए, स्लिप में आई रिपीट हो रहा है, स्लाइड में आई, ग्लूम में ओ रिपीट हो रहा है, ग्लैंस में ए रिपीट हो रहा है, तो ये सारे वॉवल्स हैं जिनका रिपीटेशन इस लाइन में किया गया है। तो इस पोइटिक डिवाइस को बोलते हैं एजोनेंस। तो ये क्या कर रही है, आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम एंड डांस। अब ये अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स है, कभी वो स्लिप करती है, कभी वो स्लाइड करके तेज़ी से निकल जाती है। ग्लूम का मतलब है थोड़ा सा शायद टायर्ड है और वो शी इज़ नॉट फीलिंग हैप्पी, थोड़ा सा ग्लूमी है। डार्क बेसिकली डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। एंड आई ग्लैंस, बड़े तेज़ी के साथ वहाँ से निकल जाती है। अमंग माई स्किमिंग स्वॉलोज, आई मेक द नेटेड सनबीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी शैलोस। अब ये क्या करती है, देखिए इस चीज़ को समझिए, सिर्फ ये इमेजरी यूज़ की गई है। एक पोइट ने ये खासकर, देखिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ही वॉज फेमस फॉर यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, जहाँ पर वो शब्दों के माध्यम से एक इमेज को बड़ा ही बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्रिएट करने में मास्टर कह सकते हैं, उनको मास्टर थे बिल्कुल। और शब्दों का किस तरह से यूज़ करना है, कौन को वर्ड्स को यूज़ करके किस तरह से म्यूजिकल इफेक्ट को क्रिएट करना है, ही वॉज ए मास्टर इन दैट। वो उस आर्ट के मास्टर थे। तो कह रहा है कि देखिए, जब सन बीम यानी कि सूर्य की जो किरणें मेरी सरफेस पर गिरती हैं और वो सरफेस से गिरकर फिल्टर होके वो जब नदी जो है उसकी तलहटी में, उसके नीचे की साइड में रेतों के ऊपर जो पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं,
सैंडी मतलब बालू से रेत से भरा हुआ, शैलो मतलब पत्थर के टुकड़े। तो जब वो उस पर पड़ते हैं और उसकी जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो ऐसा लगता है कि जो सन बीम है यानी कि सूरज की रोशनी जो मेरी सरफेस पर पड़ रही है वो कैसे कर रही है, डांस कर रही है। ये कुछ नहीं है कि इमेजिनेशन है, कि इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है कि जब सन रेज फिल्टर होके उसकी सरफेस पर पड़ती हैं, और सरफेस क्या है, पानी रुका हुआ तो है नहीं, पानी तो मूव कर रहा है, लगातार चल रहा है, हिल रहा है, तो ऐसा लगता है कि वो सनबीम जो उसके ऊपर पानी के ऊपर गिर रही है वो डांस कर रही है बेसिकली। आप सोचिए कि कितना अच्छा शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। I murmur under moon and stars in Bramley wilderness। अब देखिए पोइट, जैसे हमने शुरुआत की थी, जब उसका देखिए मूवमेंट किस तरीके का था, एनर्जी किस तरीके की थी, फोर्सेस किस तरीके की थी, और उसके बाद फिर वो उसका मूवमेंट कहाँ हो जाता है, जर्नी का जो नेक्स्ट स्टेज है वो एक प्लेन ग्राउंड है बिल्कुल, और उसके बाद अब ये समय भी थोड़ा सा बदल गया। अब ये समय जो हो गया रात का समय हो गया है। अब क्या है, उसका साउंड और उसका नेचर नदी का दोनों बदल गया। नाउ द रिवर इज स्टिल फ्लोइंग, वो अभी भी बह रही है, जो उसका काम है वो कर रही है, लेकिन साउंड और जो उसकी तेजी है, उसका मोमेंटम है थोड़ा सा स्लो हो गया, कम हो गया है। अब क्या है, आई मर्मर अंडर मून एंड स्टार्स। अब रात का समय है, मून लाइट है और स्टार्स निकले हुए हैं, तो मेरा साउंड कैसा, आई मर्मर कहते हैं धीरे धीरे फुसफुसा के बोलना, धीरे धीरे बुदबुदा के बोलना। अब देखिए रात का समय है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो लोगों का है नहीं, ना किसी चीज़ का मूवमेंट है, तो जो उसका साउंड है कैसा है, आई मर्मर अंडर मून एंड स्टार्स इन ब्रैम्बली वाइल्डनेस। पूरी तरह चारों तरफ शांति छाई हुई है बिल्कुल भी। आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स बेसिकली पत्थर के टुकड़े जो पानी के बहने में रुकावट पैदा करते हैं, और लिंगर का मतलब होता है ठहर जाना। तो उन पत्थरों की रुकावट की वजह से इस नदी की स्पीड थोड़ी सी और कम हो जाती है। एंड आई लॉइटर अराउंड माई क्रेसेस एक तरीके का फ्लावर होता है जो पिंक कलर, शायद वायलेट कलर का होता है, कैबेज के जैसा दिखता है, एक प्लांट होता है। तो कह रहे हैं कि लॉइटर का मतलब होता है इधर उधर चारों तरफ चक्कर काटना। तो ये कहती है कि जब शिंगली बार की वजह से मैं थोड़ा सा लिंगर हो जाती हूँ, लिंगर का मतलब थोड़ा सा मेरा स्पीड कम हो जाती है, मैं ठहर जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। एंड आई लॉइटर अराउंड माई क्रेसेस जैसा कि मैंने बताया कैबेज के जैसे मिलता जुलता एक प्लांट होता है, तो उसको आसपास भी वो थोड़ी देर रुक कर वहाँ पर अटखेलियाँ करती है, या फिर वहाँ पर उसका बहाव थोड़ा सा और धीमा हो जाता है। एंड आउट एंड अगेन आई कर्व एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। उसके बाद क्या करती है, वहाँ से वो निकलने के बाद तेजी से कर्व होती है और फिर से फ्लो करती हुई कहाँ जाती है, इट गोज टू इट्स डेस्टिनेशन। और वो डेस्टिनेशन क्या है, टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर। वो ब्रिमिंग रिवर को ज्वाइन करने के लिए आगे की तरफ बढ़ती रहती है। पोइट ने फिर वही लाइन को यूज़ किया गया जैसा कि मैंने बताया, इस पोइटिक डिवाइस को बोलते हैं रिफ्रेन। वो कहता है कि मैन में कम एंड मैन में गो, लोग आएंगे और लोग चले जाएंगे, बट आई गो ऑन फॉर एवर। दिस लाइन emphasize on the idea that the forces of nature are very powerful and the journey of a brook is eternal। ये चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें कभी रुकती नहीं है, बहुत पावर होती है, और ह्यूमन लाइफ जो है वो ट्रांजिएंट है, टेम्पररी है, उसमें परमानेंट कुछ भी नहीं। तो बहुत ही बेसिकली खूबसूरत पोएम है। इसके वर्ड मीनिंग में मैंने आपको क्विकली एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा सा पोइट के बारे में पढ़ लेते हैं। लॉर्ड टेनिसन, ही वॉज बोर्न इन 1809, 1809 में उनका जन्म हुआ, 1892 92 में उनकी डेथ हुई। ही वॉज बोर्न इन लिंकनशायर। पोइट लॉरिएट फॉर ओवर 40 साल तक पोइट लॉरिएट का मतलब राष्ट्र के कवि रहे, इंग्लैंड के राज कवि रहे 40 साल तक। टेनिसन इज द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज जो है उस टाइम के वो रिप्रेजेंटेटिव पोइट हैं। हिज स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप एंड नोबल आइडियाज रिटेन्ड द लार्ज ऑडियंस फॉर पोइट्री इन एन एज व्हेन द नॉवल वॉज इनग्रोसिंग मोर एंड मोर रीडर्स। ये उस टाइम इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया, उनकी पोइट्री बहुत लोगों ने पसंद की और फेमस धीरे धीरे होने लग गए। ये वो दौर की बात है जब धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट नॉवल पढ़ने में ज़्यादा होता था। उस टाइम पर बहुत सारे राइटर्स हुए हैं जो बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट हुए हैं। तो ये उस दौर में के पोइट हैं जहाँ पर लोग पोइट्री को कम पसंद करते थे और लोगों का झुकाव, लोगों का जो इंटरेस्ट था नॉवल पढ़ने में ज़्यादा हुआ करता था। तो उन्होंने अपने क्राफ्टमैनशिप को यूज़ करके, अपनी आर्ट, जो उनकी स्किल्स को यूज़ करके बहुत ही शानदार पोएम लिखी। कुछ के एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे उलिसी है, द पैलेस ऑफ आर्टल, द लेडी ऑफ शैलेट है, द प्रिंसेस है, बहुत ही फेमस उनकी रिनॉन्ड पोएम्स हैं। तो ये उस दौर की बात है जब लोगों का झुकाव, जैसा कि मैंने बोला, नॉवल की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुआ करते थे। तो उस टाइम
His fame rests on his perfect control of sound, synthesis of sound, meaning and union of pictorial and musical. तो जैसे कि इस पोएम में भी, दिस पोएम इज अ लाइव एग्जांपल हाउ ब्यूटीफुली ही हैज यूज्ड सर्टेन साउंड्स, उन साउंड्स को किस तरह से उन्होंने वो इस पोइट्री में यूज़ किया गया है, और साउंड का ना सिर्फ यूज़ किया है, साउंड को क्रिएट भी करने की कोशिश की है, ठीक है, और पिक्चोरियल साउंड का एक पिक्चर हमारे सामने क्रिएट करने की कोशिश की, एक इमेज हमारे सामने क्रिएट करने की कोशिश की। तो बहुत ही शानदार पोएम है। और लास्ट में इसको जो वर्ड मीनिंग है वो सारे वर्ड मीनिंग यहाँ पर लिखे हैं, तो मैं कभी इसको 10 सेकंड के लिए पॉज कर देता हूँ वीडियो, और आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वर्ड मीनिंग को याद कर सकते हैं। हालांकि वर्ड मीनिंग, काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग आपको अपनी बुक में ही, टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, बट स्टिल मैंने कुछ वर्ड मीनिंग आपकी हेल्प के लिए लिखे हैं। अब लास्ट में बात करते हैं पोएम का। बेसिकली दिस पोएम ब्रोक इज 13 स्टेंजा बैलेट पोएम। बेसिकली बैलेट पोएम क्या होती है? बैलेट पोएम एक तरीके का गीत होता है, एक तरीके का उसमें कोई छोटी सी स्टोरी होती है, इसको गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। एंड दैट इज सेपरेटेड इन द सेट्स ऑफ 4 लाइन्स। 13 स्टेंजा है, 13 स्टेंजा है, हर स्टेंजा में 4 लाइन है। राइमिंग स्कीम की बात करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। अगर राइमिंग स्कीम की बात करें तो इस पोएम में राइमिंग स्कीम देखिए आप, राइमिंग स्कीम ए बी फर्स्ट स्टेंजा में, फिर सी डी, इस तरीके के राइमिंग स्कीम, जैसे हर्न, सैली, फर्न, वैली, तो ये ए बी राइमिंग स्कीम क्रिएट कर रहा है। दूसरे पैराग्राफ में डाउन रिजेस और टाउन ब्रिजेस, ये सी डी करके राइमिंग स्कीम क्रिएट कर रहा है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन, तो ये आपका बड़ी आसानी से आप इसको आंसर कर सकते हैं। पोएटिक डिवाइसेस मैंने आपको सारी एक्सप्लेन की, कोई वर्ड मीनिंग अगर इसमें अंदर आता है तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सारी पोएटिक डिवाइसेस मैंने आपको अलॉन्ग विद डेफिनेशन एक्सप्लेन की। पोइट्री का इस पूरी पोएम का थीम क्या है, मैसेज क्या है, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इस वीडियो के बारे में आपका क्या सुझाव है? इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस वीडियो, इस टॉपिक पर, या आप चाहते हैं कि मैं आपके क्लास में क्या जो सिलेबस है क्लास 9 का इंग्लिश का, उस पर किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। यू हैव ए नाइस डे।